स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह जो व लाइनर फॉर्म में आती है। और आज इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला के। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो ये थे अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी इन्हें पूर्व का होमर कहते हैं। इनके द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिड़वाला वाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? मूलदुती इन्हें मूलराज भी कहते हैं। भीमदुती इन्हें मूलराज भी कहते हैं। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तराइन का युद्ध के बारे में देखते हैं। इस तरफ युद्ध संख्या, इस तरफ वर्ष है, इस तरफ परिणाम है। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसका समय है 1200 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी राजवंश इस चार्ट में दिए गए हैं जो हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो पहला है यहाँ पर गुलाम वंश। इसके अंतर्गत 11 शासक हुए हैं, इसे इलवरी वंश भी कहते हैं। इसके एक एक शासक के बारे में हम देखने वाले हैं। आपको ये चार्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है।
तो इसका प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका समय था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के मध्य। इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। इसके बाद शासक बनते हैं आराम शाह 1210 ईस्वी में, और इनका जो शासन राजवंश है यह है कुतुबी राजवंश। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इनकी राजधानी थी दिल्ली। इनका समय है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आती हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका समय है 1236 ईस्वी में। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1239 ईस्वी के मध्य शासन करती हैं। इसके बाद शासक बनते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, 1240 से 1242 के मध्य। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लेकर 1246 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 1256 ईस्वी के मध्य। और इन शासकों का जो राजवंश है इसे कहते थे शमसी राजवंश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं बलबनी राजवंश। इसके बाद शासक बनते हैं नसरुद्दीन महमूद के बाद में गयासुद्दीन बलबन। इनका समय है 1265 से लेके 1287 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मोइजुद्दीन कैकूबाद, 1287 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स, 1290 ईस्वी में शासक बनते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में। यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा वंश था। इसमें 5 शासक हुए हैं। पहले हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनका समय है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी के मध्य। इसके बाद इनकी हत्या करके बनते हैं शासक अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं सियाबुद्दीन उमर। इनका समय है 1316 ईस्वी। 1316 ईस्वी में ये केवल 35 दिन तक ही शासन कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह, 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1230 के मध्य ये शासन करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा वंश तुगलक वंश। इसके अंतर्गत 9 शासक हुए हैं। पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। इनका समय है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य। इसके बाद शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, 1388 से लेकर 1389 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं अबू बकर शाह, 1389 से लेकर 90 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह तृतीय, 1390 से 1394 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, जनवरी से लेकर मार्च 1394 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। इसके बाद 2 स्वतंत्र शासक आते हैं, अलग अलग क्षेत्र में शासन करते हैं। पहले हैं नसरुद्दीन महमूद शाह, दिल्ली में शासन करते हैं 1394 से 1413 ईस्वी के मध्य। और उसी समय नुसरत शाह शासन करते हैं 1394 से 1398 ईस्वी के मध्य फिरोजाबाद क्षेत्र में। इसके बाद आता है चौथा वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा वंश, और ये है सैयद वंश। इसके 4 शासक हुए हैं। खिज्र खां है पहले। इनका समय है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेकर 1451 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट इसके बाद आता है 5वां वंश लोधी वंश। इसके 3 शासक हुए हैं लोधी वंश। इसके पहले शासक है बहलोल लोधी। इनका समय है 1451 ईस्वी से लेके 1489 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, 1489 से लेके 1517 ईस्वी के मध्य। इसके बाद शासक बनते हैं इब्राहिम लोधी द्वितीय। इनका समय है 1517 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य। और इसके बाद भारत पे मुगल वंश का साम्राज्य शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चार्ट में दिया गया है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के बारे में, तो वो देख लेते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों को प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक भी था।
दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। तो ये वंश भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गुलाम वंश के बारे में, जिसका समय है 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस शहर पर किया गया था? लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपा सालार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो ये थे इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्कान-ए-चहलगानी, इसे चालीसा दल भी कहते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार, इक्ता कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर-ए-आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब-ए-मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबे खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया कहा था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। अब देखते हैं खिलजी वंश के बारे में, जिसका समय है 1290 से लेके 1320 ईस्वी के मध्य। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन को उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसस्प। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की स्थापना करना चाहता था।
राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ने सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण, ये गुजरात के शासक थे। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान देखते हैं। इस तरफ राज्य है, इस तरफ शासक है, इस तरफ अभियान का नेतृत्व करता है और इस तरफ वर्ष दिया गया है। देवगिरी राज्य है, देवगिरी इसके शासक थे उस समय रामचंद्र देव और इस अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने वर्ष 1307 ईस्वी में। वारंगल राज्य के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने अभियान का नेतृत्व किया था। द्वार समुद्रम के शासक थे वीर फल्लाल तृतीय। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। पांड्य राज्य के शासक थे वीर पांडे। मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में इस अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारत राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन सा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी देखते हैं, इस तरफ विभाग है, इस तरफ अधिकारी हैं। बरीद ये मंडी के हैं बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी ये होते थे बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक और मनहयान ये गुप्तचर होते थे। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आप देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। इसका समय है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हनूज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य देखते हैं, इस तरफ योजना है, इस तरफ विशेषता है। पहला है राजधानी परिवर्तन, ये किया गया था 1326 से 27 ईस्वी के मध्य। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा है दोआब में कर की वृद्धि। यह योजना भी असफल रहती है क्योंकि 1327-28 में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकती है और जनता विद्रोह कर देती है। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये किया था 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहती है।
नेक्स्ट है खुरासान का अभियान 1336 से 37 के मध्य किया गया। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचिल अभियान ये हुआ था 1337 से 38 के मध्य। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल हो जाती है। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग के सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन कंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग देखते हैं। दीवान ए बंदगान ये दासों की देखभाल के लिए था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैरात असहाय लोगों की मदद करने के लिए ये विभाग बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं सैयद वंश लोधी वंश के बारे में। सैयद वंश का समय है 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य और लोधी वंश का है 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा। लोधी वंश के शासक देखते हैं, इस तरफ सुल्तान है, इस तरफ शासन काल है इनका। बहलोल लोधी का है 1451 से 1489 ईस्वी के मध्य। सिकंदर लोधी का समय है 1489 से 1517 ईस्वी के मध्य। इब्राहिम लोधी का समय है 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य और इसी के बाद में भारत में बाबर का साम्राज्य शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक किया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दावती में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गज ए सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजीरों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन राजवंश। इस तरफ वंश है, इस तरफ शासन काल है, इस तरफ संस्थापक है। मामलूक वंश, इनका समय है 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य।
84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके संस्थापक हैं ऐबक। नेक्स्ट है खिलजी वंश। इनका समय है 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य 30 वर्षों तक शासन किया है। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य शासन किया। 94 वर्ष तक शासन किया है। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है सैयद वंश। 1414 से 1450 ईस्वी के मध्य शासन किया है। 37 वर्ष तक इसके संस्थापक रहे हैं खिज्र खां। नेक्स्ट है लोधी वंश। 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य शासन किया। 76 वर्षों तक किया है। इसके संस्थापक रहे हैं बहलोल लोधी। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्ष तक तुगलक वंश ने शासन किया है 94 वर्ष तक, और सबसे कम शासन किया है खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना किस किस कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित तथ्यों को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरफ वंश है, इस तरफ संस्थापक है, इस तरफ समय है, इस तरफ अंतिम शासक है। पहला है संगम वंश, इसके संस्थापक हैं हरिहर प्रथम। समय है 1336 से 1356 ईस्वी के मध्य और इसके अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट है सालुब वंश, संस्थापक हैं सालुब नरसिंह। समय है 1485 से 1505 ईस्वी के मध्य, इसके अंतिम शासक हैं माडी नरसिंह। नेक्स्ट है तुलुक वंश, वीर नरसिंह इसके संस्थापक हैं और अंतिम शासक हैं सदाशिव राव और इनका समय है 1505 से लेकर 1570 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है अरावीड वंश, तिरुमल इसके संस्थापक हैं और अंतिम शासक है रंग तृतीय। इनका समय है 1570 के बाद। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तालीकोटा, इसे राछड़ी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश देखते हैं, इस तरफ शासक है, यहाँ पे विवरण है, इस तरफ देश है, यहाँ पे यात्री हैं। पहला है यात्री निकोलो। यहाँ पर हम देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के बारे में। इसमें यात्री हैं, यहाँ पर पहले है निकोलो। यहाँ पर ये राजवंश नहीं होगा, यहाँ पर यात्री होगा, ये गलत लिखा है। पहले यात्री हैं निकोलो कॉन्टी। देश है ये इटली के थे। शासक देवराय प्रथम के समय में आए थे। विजयनगर शहर का वर्णन किया है इन्होंने अपने लेख में। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, फारस के थे, देवराय द्वितीय के समय में आए। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट है पायस, पुर्तगाली थे, कृष्ण देवराय के समय में आए थे। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। नेक्स्ट है बारबोसा, पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के समय में आए, सती प्रथा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है सीजर फ्रेडरिक, पुर्तगाली थे, सदाशिव राय के समय में आए, विजयनगर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है नूनीज, पुर्तगाली से अच्युत देवराय का वर्णन, अच्युत देवराय के समय में आए थे, सती प्रथा का उल्लेख किया है इन्होंने। नेक्स्ट है निकितन,
रूस के थे, मोहम्मद रदी के समय में आए, विजयनगर की असमानता का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये हमने देखा है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और उस समय आए हुए उनके यात्री। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। जब राजा वॉडियर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट तृतीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिट। विजयनगर की राजधानी प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहर से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर राजाओं द्वारा। अब देखते हैं इस तरफ राज्य है, यहाँ पे संस्थापक है, इस तरफ स्थापना है, इस तरफ राज्य है, इस तरफ राजधानी है और इस तरफ उनका विवरण दिया गया है, तो विलय दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है ये बरार, इसके संस्थापक हैं फतह उल्लाह इमाद खां। स्थापना की गई थी 1484 ईस्वी में। ये राजवंश का नाम है इमाद शाही। इनकी राजधानी थी एलिचपुर गाविलगढ़ और यह 1574 ईस्वी में इसको अहमदनगर में मिला लिया गया। नेक्स्ट है बीजापुर, संस्थापक है यूसुफ आदिल खां। 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। राजवंश से आदिल शाही। राजधानी थी नौरसपुर और इनका विलय किया गया 1686 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट है अहमदनगर, मलिक अहमद इसके संस्थापक हैं। 1490 ईस्वी में स्थापना की गई। निजाम शाही राजवंश का नाम है जुन्नार। अहमदनगर इनकी राजधानी थी। 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। 1512 ईस्वी में स्थापना की गई। कुतुब शाही राजवंश का नाम है गोलकुंडा। इनकी राजधानी थी। 1657 को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है बीदर, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक रहे हैं। 1526 ईस्वी में स्थापना की गई। बरीद शाही राजवंश था इनका। बीदर इनकी राजधानी थी। 1618 ईस्वी को बीजापुर में इसे शामिल किया गया। तो ये हमने देखा जो बहमनी साम्राज्य था, भारत का ये मैप है दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था और नीचे इस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य था। तो जो बहमनी साम्राज्य था वो कुछ समय के बाद 5 भागों में टूट गया। तो ये उसके वही 5 भाग है जिनका विलय कहाँ कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से समाप्त हुई, आप यहाँ चित्र में इसमें देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो नीचे का क्षेत्र है ये विजयनगर है और यहाँ पे ये ऊपर का क्षेत्र है या बहमनी साम्राज्य है। नेक्स्ट आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से संबंधित तथ्यों को। दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्म तरीक किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंत हुआ था? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है जकात, मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाले कर था। नेक्स्ट है खुम्स, लूट से प्राप्त धन था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा ही सैनिकों को दिया जाता था और 4/5 हिस्सा अलाउद्दीन अपने पास रखता था। नेक्स्ट है खराज, भू राजस्व था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग देखते हैं।
दीवान ए वजारत ये वित्त विभाग था। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोई कृषि के विकास के लिए बनाया गया था। दीवान ए कजा न्याय विभाग था। दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बंदगान यह दास विभाग था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी देखते हैं। आरिस ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर एक आखूर अस्तुसाला का प्रधान। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापत्य कला एवं साहित्य से संबंधित तथ्यों को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो ये है बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का क्या नाम था? अलबर्नी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये है खड़ी बोली। अब देखते हैं सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। इस तरफ प्रमुख इमारतें, इस तरफ निर्माता हैं। कुतुबुद्दीन के निर्माता हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवल उल इस्लाम मस्जिद के कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक यह एक मस्जिद थी। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने स्वयं। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह के निर्माण करता है इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। जमात खाने मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखते हैं ग्रंथ के लेखक। इस तरफ ग्रंथ का नाम है, इस तरफ लेखक का नाम है। संगीत राज के लेखक है राणा कुंभा। रागमाला के हैं पुंडी रग विठल। ताजुल मासिर के हैं हसन निजामी। तारीख है दिल्ली के हैं खुसरो। तारीख है मोहम्मदी के हैं मोहम्मद बेहमद खान। तारीख है हिंद के हैं अलबर्नी। तारीख है मुबारक शाही के हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा है जहादारी के हैं जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतूह के हैं अमीर खुसरो। तारीख है फिरोज शाही के हैं शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलक नामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह। तारीख ए यामिनी के लेखक हैं उतबी। तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज और रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। इस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। फतवा ए जहादारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित तथ्यों को।
सूफी आंदोलन के बारे में देखते हैं। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। इसके दो भाग हैं, बेसरा और बासरा। ये जो बासरा होते थे ये इस्लामी कानून के समर्थक होते थे और जो बेसरा थे ये इस्लामी कानून से मुक्त होते थे। इस्लामी कानून के जो समर्थक हैं इसके अंतर्गत चार भाग आते हैं, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो यहाँ पे एक एक करके आपको देखना है। इसमें पहले देखते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में। भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये, और इसके अंतर्गत देखें, पहले एक एक करके इसी को देख लेते हैं। चिश्ती सिलसिला भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी सिलसिला के हैं संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक हैं भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। अब देखते हैं भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत के दो भागों में देखते हैं इसे। दक्षिण भारत में है बोहर हान, हीन गरीब और गेसूद राज, और उत्तर भारत के अंतर्गत देखें, नीचे आपको ये चार्ट ध्यान रखना है। ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया ये फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी। तो ये चार्ट आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। ये हम सूफी संप्रदाय से संबंधित उसके नीचे नीचे किस प्रकार से उसे बांटा गया है सब कुछ देख रहे हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल्य। इस तरफ सिलसिला दिया गया है, इस तरफ संस्थापक हैं चिश्ती के हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी के हैं शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया भारत से हैं, कादरी के हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी के शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी के बाकी बिल्लाह। तो ये हमने देखा सिलसिला और उसके संस्थापक। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। अब देखते हैं उपाधियां और सूफी संत। चिराग ए देहलवी, ये कहा जाता था शेख नसरुद्दीन महमूद को। महमूद ए इलाही ये उपाधि है शेख निजामुद्दीन औलिया की। मुजद्दिद ये शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि है। बंदानवाज ये कहा जाता था सैयद मोहम्मद गेसूद रास को। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार 63 संत थे तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत थे कहा जाता था। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित ये चार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम एक एक करके सभी के बारे में हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। भारत में भक्ति आंदोलन, यहाँ पे पहला है महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम। नामदेव इनका समय है 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य। ज्ञानदेव का है 1271 से 1296 ईस्वी के मध्य। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी के मध्य। तुकाराम का है 1598 से 1650 ईस्वी के मध्य। रामदास का है 1608 से लेके 1681 ईस्वी के मध्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे गुरु नानक, कबीर तथा रैदास। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले इधर देख लेते हैं प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। इस तरफ मत है, इस तरफ प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य।
भेदा भेदवाद के हैं भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत के हैं श्रीकंठ, अंचित्य भेदा भेदवाद के हैं बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत के हैं श्रीपति, अवि अविभाग द्वैत के हैं विज्ञान भिक्षु। तो यहाँ पर अब एक एक करके हम ऊपर से देखते चलते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। पंजाब के हैं गुरु नानक, 15वीं से 16वीं शताब्दी में रहे हैं। नेक्स्ट नीचे आते हैं सुंदर दास, ये राजस्थान से हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में थे। दादू दयाल 16वीं शताब्दी में ये राजस्थान में थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये दिल्ली का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश के हैं सूरदास, इनका समय है 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में कबीर 15वीं शताब्दी के मध्य में थे। रैदास 15वीं शताब्दी में थे। वल्लभाचार्य 15वीं और 16वीं शताब्दी में थे। तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। ये बिहार है और नीचे ये क्षेत्र आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे चैतन्य देव थे 15वीं से 16वीं शताब्दी में। इस तरफ आते हैं ये मेघालय के क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये क्षेत्र आप देख रहे हैं शंकर देव हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी में। अब इसके बाद इस तरफ आते हैं गुजरात में, तो यहाँ पे मीराबाई थी 16वीं शताब्दी में। यहाँ पर है नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। इस तरफ महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है, यहाँ पे थे रामदास 17वीं शताब्दी में, एकनाथ 16वीं शताब्दी में, जड़ेश्वर 13वीं शताब्दी में, ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी में। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। बसवन्ना थे 12वीं शताब्दी में, ये आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो ये थे वसवंता 15वीं शताब्दी में, रामानुजाचार्य 10वीं 11वीं शताब्दी में, पुरंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट नीचे आते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में, मध्वाचार्य थे 11वीं से 12वीं शताब्दी में। मणिकवाचगर ये थे 9वीं शताब्दी में। ये केरल के क्षेत्र में थे और केरल में थे शंकराचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में, केरल के ही हैं। नम्मालवार 9वीं शताब्दी में। इस तरफ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में थे निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी में। तो ये सभी जो प्रमुख प्रवर्तक हैं और वो किस किस स्थान से संबंधित थे, तो इस मैप से आप उनका स्थान ध्यान रख सकते हैं और इसके जो ये मुख्य पॉइंट है वो इस चार्ट में दिए गए हैं जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा है संत व उनके संप्रदाय से संबंधित तथ्यों को इस मैप में, तो ये मैप आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अब देखते हैं संत तथा उनके संप्रदाय, एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। पहले है रामानुजाचार्य, इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य का है ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय, संत लालदास का है लाल पंथ, गोविंद प्रभु का है महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव का है वरकरी संप्रदाय, रामदास बोध का है धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य का है हरियाली संप्रदाय, शंकर देव का महापुरुषी संप्रदाय, निम्बार्क का है सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास का है सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय, चंडीदास का बाल संप्रदाय, पुरंदरदास का दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी का है चैतन्य पंथ, गुरु नानक का है सिख संप्रदाय, दादू दयाल का दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय है, हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद का रामावत संप्रदाय, श्री चंद्र का है गुरु नानक के पुत्र थे उदासी संप्रदाय, जयनाथ का है विष्णुई संप्रदाय, निरंजन का निरंजनी संप्रदाय, रैदास का है रायदासी संप्रदाय। अब देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित, इसमें दो भाग हैं, पहला है विष्णु भक्त और इस तरफ है शिव भक्त। विष्णु भक्त के हैं ये अलवार संत कहलाते थे और शिव भक्त के नैनार संत कहलाते थे जो मानने वाले थे। अब देखते हैं इसमें अलवार संत यानी विष्णु भक्त के लोगों के बारे में, तो ये थे नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल महिला थी ये, कुलशेखर। और नैनार संत के बारे में देखें तो ये थे निरुणा बुक रसु अप्पर थे, तिरुज्ञान संबंदर थे, सुंदर मूर्ति मणिक वाचकर। तो ये नैनार जो शिव भक्त थे वो नैनार संत कहलाते थे और विष्णु भक्त अलवार संत। तो ये आपको नीचे चार्ट से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? सिकंदर लोधी। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंधित है वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास के शासक के समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंज ए सकर, बाबा फरीद।
मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये मुगल सम्राट थे जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी संत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देवा शरीफ में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध है? तो यह है नक्शबंदी। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट न करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। इस तरफ पीठ है, इस तरफ स्थल है, इस तरफ राज्य है। सिंगेरी पीठ शिव से संबंधित है, मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ बलभद्र सुभद्रा से संबंधित है, पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ कृष्ण से संबंधित है, द्वारिका गुजरात में है। ज्योतिष पीठ विष्णु से संबंधित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बारकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश का समय है 1526 से लेकर 1857 ईस्वी के मध्य। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता था। यहाँ पर दिया गया है मुगल वंश के शासक व उनके उत्तराधिकारी, और इस तरफ मुगल शासकों के मकबरे दिए गए हैं। तो ये हम देख लेते हैं। इस तरफ शासक है, इस तरफ मकबरा स्थान है। बाबर का मकबरा आगरा में था, इस बाद में इसे काबुल में ले जाके दफनाया गया। हुमायूं का दिल्ली में स्थित है, अकबर का सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। अब देखते हैं मुगल वंश के शासक व उनके उत्तराधिकारी तैमूर। ये तैमूर के 5वें वंशज थे। ये है बाबर, इनका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद दूसरे शासक बनते हैं हुमायूं। उसके बाद हुमायूं का पुत्र शासक बनता है अकबर। मुगल वंश के तीसरे शासक थे अकबर, इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बाद अकबर के पुत्र शासक बनते हैं चौथे शासक जहांगीर, इनका नाम सलीम था। इसके बाद शासक बनते हैं जहांगीर के 2 पुत्र थे। यहाँ पे आप इस चित्र में नीचे देख सकते हैं। जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुसरो मिर्जा और ये थे शाहजहां, इन्हें खुर्रम कहते थे। तो ये जो 5वें मुगल शासक होते हैं ये होते हैं शाहजहां, और खुसरो मिर्जा के पुत्र हैं दावर बख्श, इन्हें बगली का बकरा भी कहा जाता था। शाहजहां के पुत्र थे 4, ये थे औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श, दारा सिको, और ये जो छठे शासक बनते हैं ये बनते हैं औरंगजेब के भी यहाँ पर ये कई सारे पुत्र हैं। ये हैं आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, इन्हें मुअज्जम कहते थे, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। तो ये 5 पुत्र थे औरंगजेब के। इसमें से जो शासक बनते हैं ये बनते हैं 7वें मुगल वंश के शासक बहादुर शाह प्रथम। और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। मोहम्मद अकबर जो
औरंगजेब का पुत्र था, इसके पुत्र का नाम है नैकुसियर, और मोहम्मद काम बख्श के पुत्र का नाम है मुही उल मिल्लत। ये शाहजहां तृतीय के नाम से विख्यात थे। तो ये हम 7वें शासक को देख रहे थे, ये थे बहादुर शाह प्रथम, इन्हें मुअज्जम कहते हैं। इसके बाद इनके 4 पुत्र थे, अजी अजीमुस्सान, रफी उस्सान, जहांदार शाह और खुजिस्ता अख्तर। और इसमें जो इसके बाद 8वें शासक बनते हैं मुगल वंश के, वो थे जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद शासक बनते हैं, यहाँ पे आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है। जहांदार शाह के बाद में जो बहादुर शाह के पुत्र थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रफी उस्सान। जहांदार शाह के बाद यहाँ पे 9वें शासक बनते हैं, ये अजीमुस्सान के पुत्र हैं, ये हैं फर्रुख सिकंदर। 9वें शासक बनते हैं। इसके बाद बनते हैं रफी उस्सान के पुत्र 10वें शासक, इनके 3 पुत्र थे, ये थे रफी उद दरजात, ये 10वें शासक बनते हैं। और इनके एक और पुत्र था, ये थे शाहजहां द्वितीय, ये 11वें शासक बनते हैं। और इनका एक और पुत्र था मोहम्मद इब्राहिम, ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं। 11 के बाद इधर आ जाते हैं, इसके बाद शासक बनते हैं खुजिस्ता अख्तर के पुत्र मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर के नाम से विख्यात थे। इसके बाद 13वें शासक बनते हैं इनके पुत्र अहमद शाह बहादुर, और अहमद शाह के भी एक पुत्र थे वेदार बख्श, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन इनका नाम था, ये 14वें शासक बनते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं शाह आलम द्वितीय। 15वें शासक अली गौहर नाम था इनका। इसके बाद 16वें शासक बनते हैं अकबर शाह द्वितीय, मिर्जा अकबर। इसके बाद आते हैं 17वें शासक बहादुर शाह जफर, रंगून में इनका निधन हो जाता है। तो ये मुगल वंश के शासक व उनके उत्तराधिकारी हैं, जो आपको ध्यान रखना है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो ये थे चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई, तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। अब देखते हैं बाबर एवं हुमायूं के बारे में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, ये हैं बाबर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। ये इसका मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़, विजयनगर का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध देखते हैं। तो इस तरफ युद्ध है, इस तरफ विपक्ष के जो विपक्ष से लड़ने वाले थे वो हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसमें बाबर के विरुद्ध थे इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, इसमें बाबर के विरुद्ध थे राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, इसमें बाबर ने लड़ा था मेदिनी राय से। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, इसमें महमूद लोदी से बाबर की लड़ाई हुई थी और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक, इस तरफ शासक है, इस तरफ राज्य है। विजयनगर के शासक थे कृष्ण देव राय, दिल्ली के थे इब्राहिम लोदी, बंगाल के थे नुसरत शाह और मेवाड़ के थे राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? वर्ष 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? वर्ष 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने।
चौसा के युद्ध के दौरान निजाम शासक एक फिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो ये था विलग्राम का युद्ध, या फिर इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध, ये हुआ था 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय दीन-ए-पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये थे हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हासी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेन पोल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए भी अपनी जान दे दी। अब देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। इनका वंश था सूर वंश, जो हुमायूं के कार्यकाल, क्योंकि हुमायूं का कार्यकाल 2 खंडों में विभाजित था और उस 2 खंड के कुछ समय के लिए 15 वंशों के लिए सूर साम्राज्य का शासन हुआ था दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली के क्षेत्र में। और ये जो सूर साम्राज्य के अंतर्गत शेर शाह सूरी थे, ये 5 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर शेर शाह सूरी का जो वंशज होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो योग्य नहीं होते। इसके बाद में जो हुमायूं होता है, वो आक्रमण करके अपना साम्राज्य फिर से अपने अधीन कर लेता है। शेर शाह सूरी का समय था 1540 से लेके 1545 ईस्वी के मध्य। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये शेर शाह सूरी का साम्राज्य है। ये जो क्षेत्र आप यहाँ से इस लाइन से, जो ब्लैक कलर से खिंचाया गया है, जहां से मैं मार्क कर रही हूँ, ये शेर शाह सूरी का साम्राज्य है। और जो लाइंस खींची गई है यहाँ पे, ये शेर शाह सूरी मार्ग है, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं इसे। ये सोनार गांव से लेकर यहाँ लाहौर तक जाती है, ये ग्रांड ट्रंक रोड है। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, इस तरफ से इस तरफ ये जो लाइन खींच रही हूँ मैं, इसके अंतर्गत जो स्थान आते हैं, ये आते हैं भागलपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, मथुरा, दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, लाहौर। तो ये कुछ इस पे शहर हैं जो ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित हैं। और इसी के अलावा इसने कुछ अन्य भी मार्ग बनवाए थे। ये थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगरा से जोधपुर का एक मार्ग बनवाया था, ये खींचा हुआ है यहाँ पर। जोधपुर से चित्तौड़ का मार्ग था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगरा से जोधपुर, और आगरा से नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरहान, ये बुरहान का क्षेत्र है, यहाँ से बुरहान के क्षेत्र तक भी एक मार्ग बनवाया था। तो ये कुछ शेर शाह दूरी के द्वारा बनवाए गए कुछ सड़क मार्ग हैं, जो आप इस चित्र से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने। मोहम्मद शाह भी कहते हैं इन्हें। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालेंजर में। शेर शाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज ए सिकंदरी का। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो ये शेर शाह सूरी ने कहा था। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो ये था कालेंजर का अभियान, जो हुआ था 1545 में। इसमें जो विस्फोटक सामग्री थी, उसमें बम गिरने से वहां की जो पूरी सामग्री थी वो फट गई थी, और इसी से शेर शाह सूरी घायल हुआ था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया, यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेर शाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। शेर शाह ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अब देखते हैं अकबर के बारे में। इनका समय है 1556 से लेके 1605 ईस्वी के मध्य। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? खान ए खाना।
अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये थे बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रस्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अब देखते हैं अकबर की विजय। पहला है गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कलिंजर विजय 1570 ईस्वी में, आमेर की संधि 1562 ईस्वी में हुई थी, मारवाड़ विजय किया था 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। अब देखते हैं अकबर के समकालीन शासक, इस तरफ देश है इस तरफ शासक है, इस तरफ उनका कार्यकाल है। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ और इनका कार्यकाल था 1558 से 1603 ईस्वी के मध्य। फ्रांस के सम्राट थे सम्राट हेनरी चतुर्थ, इनका समय है 1553 से 1610 ईस्वी के मध्य। ईरान के शासक थे शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल है। और रूस के थे ज़राई वान वेसिलियेविच, इनका समय है 1530 से 1584 ईस्वी के मध्य। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल। अब देखते हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हर मदल से मुक्ति मिली थी 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 ईस्वी में। आगरा राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश किया था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी 1585 ईस्वी में। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? अकबर के। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया था? असीरगढ़ किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुस समद को। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान ए अशरफ। अब देखते हैं अकबर की प्रमुख विजयें। पहला है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। तो ये हैं अकबर की कुछ प्रमुख विजय।
अब देखते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। पहले हैं इसमें बीरबल, कवि प्रिय थे ये। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था इन्हें। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन रामतनु पांडेय थे इनका नाम। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है मान सिंह, ये आमेर के राजा थारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लाहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजनाएं चलाई थी। नेक्स्ट है फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अज़ियुद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल हो गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने फारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई, इन्हें हरखाबाई को जोधाबाई भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको हरखाबाई ज्यादा मिलेगा तो नाम ध्यान रखना है। इनसे विवाह किया था जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अब देखते हैं जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। जहांगीर का समय है 1605 से 1627 ईस्वी और शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? मेहरुन्निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में ये शाहजहां बनते हैं। असमत बेगम, ये नूरजहां की मां थी। इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, ये नूरजहां के पिता थे एवं आसफ खां नूरजहां के भाई थे। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक बना रहा था। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। द्विअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर। इनका मकबरा काबुल में स्थित है तथा जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल शासकों में किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो ये है जहांगीर। खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। मरियम उस जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम, ये नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पापोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? एल श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा सिकोह ये शाहजहां का पुत्र था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद। शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो ये है शाहजहां। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? तो ये है ताजमहल में। किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये है ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो ये था कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? दारा सिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद खां को दिया जाता है। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। इनका समय है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का था। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना था? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे जय सिंह। अब देखते हैं मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा होता था। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बिटाई होती थी, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। अब देखते हैं शासक। इस तरफ शासक है, इस तरफ वजीर और वकील हैं। बाबर के थे मेहदी ख्वाजा, यानी वजीर और वकील कौन थे? हुमायूं के थे निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के थे बैरम खां, सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये। जहांगीर के वजीर थे, यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने सोदपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन राज्य में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये है राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे बीवी का मकबरा भी कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजिट किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। अब देखते हैं मुगल कालीन सूबों की संख्या कितनी थी? तो इस चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ शासक का नाम है, इस तरफ सूबे की संख्या, इस तरफ नए जुड़े हुए सूबे हैं। अकबर के समय 12 सूबे थे। 12 सूबे का मतलब होता है कि कितने राज्य थे। तो अकबर के समय में 12 राज्य थे। आईने अकबरी में ये वर्णित है। इसमें 12 + 3 15, यानी 3 जोड़े गए थे। इसमें नए जुड़े हुए सूबे हैं बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, क्योंकि अकबर ने 15 सूबे छोड़ गया था। अकबर 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। इसके समय कोई ज्यादा विस्तृत साम्राज्य नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद आता है शाहजहां के समय। इनके समय 18 सूबे थे। 3 सूबे नए जुड़े थे, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब से समय 20 अथवा 21 सूबे थे। इसमें 2 सूबे नए जुड़े गए, बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में।
औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनका के द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये थे जहांगीर। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये थे निकोलाओ मनुची को। मुगल सेना में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। अब देखते हैं मनसबदारी प्रथा, इसके संस्थापक हैं अकबर। इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। प्रारंभ किया गया था 1575 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दो अस्पा यानी जिनके पास 2 घोड़े थे तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े थे व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये थे जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। यानी जैसे एक जात यानी कोई जो एक अधिकारी होता था उसे एक जात कहते थे। ये रखता था जितने सवार रखता था उसे यानी 10 घोड़े रखता था तो उसे सवार कहा जाता था। घुड़सवारों की संख्या का सूचक होता था यानी एक जात यानी जात इतने सवार रखता है, तो इस प्रकार से इसे बोला जाता था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी देखते हैं, इस तरह विभाग है, इस तरह उच्च अधिकारी हैं। दीवान ए इंसाफ सुल्तान के आदेश को लिखने वाला डाक संबंधी कार्य था। दीवान ए वजारत लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि। दीवान ए कजा न्याय विभाग था। काजी उल कुजार। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन था। दीवान ए आरिस सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन की देखरेख करता था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहार यह जल सेना का प्रधान होता था। हर कारा ये जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। वितक्ची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट है नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य से संबंधित तथ्यों को। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो ये था वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये है मोहम्मद रिजा खां। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा। इस तरफ राजकवि है, इस तरफ शासक हैं। मुल्ला गजाली मसदरी ये अकबर के समय थे। तालिब अमूली जहांगीर के समय। अबू तामिल कलीम और कादिसी ये शाहजहां के समय में राजकवि थे। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं के समय।
मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। आप देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। इस तरफ इमारतें हैं, इस तरफ स्थान है, इस तरफ शासक हैं। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह के समय में शेर शाह ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके शासक हैं हाजी बेगम। जहांगीरी मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना है, अकबर के समय बनवाया गया। जहांगीर महल आगरा में स्थित है, अकबर के समय बना था। अकबरी महल आगरा में बना है, अकबर के समय बना। आगरा का किला आगरा में स्थित है, अकबर के समय बना था। दीवान ए आम और दीवान ए खास ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के समय बने थे ये दोनों। पंचमहल हवा महल कहते हैं इसे, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के समय बना था। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के समय बना था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के समय बना था। तुर्की सुल्तान का महल अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बना था। बुलंद दरवाजा अकबर के समय फतेहपुर सीकरी में बना था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर के समय बनवाया गया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, इसे नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया था। दीवान ए खास और दीवान ए आम आगरा में स्थित है, ये दोनों इसे शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। खास महल आगरा में स्थित है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। मच्छी भवन शाहजहां ने इसे आगरा में बनवाया था। लाल किला शाहजहां ने इसे दिल्ली में बनवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाया था। जहानाबाद दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली का, इसे शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे जो कि दिल्ली में है, पहली बार 4 भाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। इस तरफ पुस्तक या फिर उसका अनुवाद दिया गया है, इस तरफ भाषा, इस तरफ लेखक का नाम है। रामायण इसकी भाषा थी फारसी, बदायूनी इसके लेखक हैं। भगवत गीता का फारसी में जो लिखा गया इसके लेखक हैं राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ इसकी भाषा थी फारसी, दारा सिकोह ने लिखा है। अथर्ववेद फारसी भाषा में सरहिंदी ने लिखा था। पंचतंत्र फारसी भाषा में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने लिखा था। लीलावती फारसी भाषा में फैजी ने लिखा था। कालिया दमन का फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखा था। 52 उपनिषद फारसी भाषा में दारा सिकोह ने लिखा था। अकबरनामा फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था। हुमायूंनामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा था। तुजुके बाबरी बाबरनामा कहते हैं इसे, तुर्की भाषा में इसे बाबर ने लिखा था। तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर मौत मद खां मोहम्मद हादी ने लिखा था। मुंतखब उल तवारीख फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में मोहम्मद खां बख्शी ने लिखा था। महासिरे जहांगीरी फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार ने लिखा था। तबकातेज अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। शाहजहांनामा फारसी भाषा में इनायत खान ने लिखा था। नुक्सा ए दिलकुशा फारसी भाषा में खकी खान ने लिखा था। आलमगीर नामा फारसी भाषा में मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था। मासिर ए आलमगीरी फारसी भाषा में सकी मुस्तैद खान ने लिखा था। फतवा ए आलमगीरी फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। पादशाहनामा फारसी भाषा में इसे मोहम्मद अमीन ने लिखा था। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते थे। अब देखते हैं हुमायूं के मकबरे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं का
हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा सिको, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी-उद-दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं सरिप्रिया की रचना किसने की थी? केशवदास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि शामिल हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो ये पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो ये है इत्मादुद्दौला का मकबरा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं मराठा राजवंश के बारे में। इस चित्र में आप यहाँ पे मराठा राजवंश देख सकते हैं। सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी के इनके पुत्र थे उग्रसेन। इसके बाद इनके 2 पुत्र आते हैं, कर्ण सिंह, शुभकर्ण। इनके वंशज शुभकर्ण के जो वंशज होते हैं ये इनके वंशज भोसले कहलाते हैं, बालाजी भोसले, माले जी। और इनके पुत्र आते हैं यहाँ पे शाहजी भोसले, इनका 2 विवाह होता है। ये है जीजाबाई, इनका विवाह शाहजी भोसले से होता है। फिर ये जो माता होती हैं ये शिवाजी प्रथम की होती हैं। तो ये चित्र यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये चित्र आप मराठा राजवंश का चित्र आप खुद से इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे खुद से समझ लीजिएगा। मैं नीचे नीचे इसे स्क्रीन बढ़ाती जा रही हूँ। अंतिम है इसके राजा राम द्वितीय, इनका समय है 1749 से 50 के मध्य। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मेलकम। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ये थी ताराबाई। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालहर सलहेर भी कहते हैं इसे। अब देखते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। इस तरफ मंत्री दिए गए हैं, इस तरफ विभाग हैं। मजूमदार अमात्य थे, यह वित्त मंत्री था। सुमंत या दबीर विदेश विभाग का दरबारी शिष्टाचार था। सुरु नवीस या चिटनिस सचिव थे, पत्राचार विभाग से संबंधित। नेक्स्ट है पेशवा, प्रधानमंत्री थे। अष्ट प्रधान के प्रमुख थे जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी भी था। वाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग से संबंधित था। सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान था। पंडित राव धर्म व दान विभाग का प्रधान था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत थे।
बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत तक रहते थे। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत दिए गए तथ्यों को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। सिर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा सिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खां। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहानी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। 1347 ईस्वी में मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलस। सिख संप्रदाय के 10 गुरु देखते हैं। इस तरफ गुरु है, इस तरफ काल वर्ष है, इस तरफ प्रमुख उपलब्धियां हैं। नानक, इनका समय है 1469 से 1539 के मध्य, या सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरे हैं अंगद, इनका समय है 1539 से 1552 के मध्य, गुरुमुखी लिपि के जनक रहे हैं यह। तीसरे हैं अमरदास, 1552 से 1574 ईस्वी के मध्य, सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। चौथे गुरु हैं रामदास, 1574 से लेके 1581 ईस्वी के मध्य, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पांचवे गुरु अर्जुन सिंह, 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरविंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। छठे हैं हरगोविंद सिंह, इनका समय है 1606 से 1645 ईस्वी के मध्य, अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट है हर राय, 7वें नंबर के हैं ये, इनका समय है 1645 से 1661 के मध्य, मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। 8वें नंबर के हैं हर किशन, इनका समय है 1661 से 1664 ईस्वी के मध्य, अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। 9वें नंबर के हैं तेग बहादुर, 1664 से 1675 ईस्वी के मध्य रहे, औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई। 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708 ईस्वी के मध्य रहे, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 को हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार, ये हैं केस, कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कंकड़ा अनिवार्य किए, गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।